हेलो। उपभोग फलन के प्रथम भाग में हमने उपभोग फलन की परिभाषा और उपभोग फलन के डायग्राम का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे उपभोग फलन की जो मुख्य बातें हैं उसमें औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, इनका आकलन कैसे होता है तथा इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का होता है। जैसा कि पहले वाले चैप्टर के अंदर या पहले वाले वीडियो के अंदर आपको ये बतलाया जा चुका है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे उपभोक्ता के उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन आय में वृद्धि की तुलना में उपभोग में होने वाली वृद्धि थोड़ी कम होती है। तो इस चीज़ को हम एक तालिका के अंदर दर्शाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एपीसी किसको कहते हैं। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो C/Y होता है, यानी कुल उपभोग और कुल आय का अनुपात जो होता है वो औसत उपभोग प्रवृत्ति, जो कि जनरली औसत की परिभाषा है। औसत एमपीसी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसको कहते हैं। डेल्टा C/Δy यानी आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाला परिवर्तन। डेल्टा वाई यानी आय में परिवर्तन, डेल्टा C यानी उपभोग में परिवर्तन। आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाला परिवर्तन एमपीसी कहलाता है। तो अगर सर्वप्रथम उपभोक्ता की आय 1000 रुपया है और मान लिया कि उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो 750 रुपया है, तो उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होगी वो 750/1000 बराबर 0.75 एपीसी हो जाएगी। एमपीसी हम इसकी निकाल नहीं सकते क्योंकि एमपीसी में आय में वृद्धि और कंजप्शन में वृद्धि देखनी पड़ती है। तो माना कि आय में वृद्धि होकर के 1100 रुपये होती है और उपभोक्ता उस आय में वृद्धि के अनुरूप 825 रुपये खर्च करता है, तो 825/1100 बराबर एपीसी जो होगी वो 0.75 हो जाएगी, स्थिर है। और इसके कारण आय में वृद्धि तो हुई 100 रुपये की, 1000 से 1100 के अंदर 100 रुपये की वृद्धि हुई। इसके कारण कंजप्शन में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 75 रुपये की, 750 से 825 तक 75 रुपये, तो 75/100 बराबर 0.75 एमपीसी हो गई। यानी प्रत्येक 100 रुपये की आय में वृद्धि पर 75 रुपये उपभोग खर्च में वृद्धि होती है, 0.75 एमपीसी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एमपीसी का मूल्य जो होता है वो 0 से अधिक और 1 से कम होता है। ठीक इसी प्रकार अगर 1200 रुपये होता है तो उसका कंजप्शन 900 रुपये हो जाएगा, 900/1200 बराबर 0.75 और ये भी 75/100 यानी 0.75। चूँकि ये लीनियर कंजप्शन फंक्शन है इसलिए इसमें जो वृद्धि होगी वो एक समान होगी, यानी उपभोग प्रवृत्ति इसकी जो है वो 0.75 है और 0.75 ही रहेगी। यानी उपभोक्ता प्रत्येक 100 रुपये की आय में वृद्धि के साथ 75 रुपये उपभोग में वृद्धि करता है, इसलिए उसकी एमपीसी 0.75 है और एपीसी भी 0.75 है। जब लीनियर कंजप्शन फंक्शन है तो एपीसी बराबर एमपीसी होता है। इस डायग्राम के अंदर हमने कंजप्शन फंक्शन डिक्लाइनिंग एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को दर्शाया गया है। इसमें देखिए कि ये जो है वो आपके आय का स्तर है, y बराबर C+S है और ये कंजप्शन फंक्शन है C। अब इसमें बिंदु A पर जो एपीसी है वो है C/Y और एमपीसी जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा C/Δy होगा, डेल्टा C/Δy होगा। तो ये देखिए ये जो है वो आपका डेल्टा y कहलाएगा, y1 से y2 के बीच में, और ये जो कंजप्शन होगा या कंजप्शन में जो वृद्धि है वो आपके यहाँ से मापी जाएगी, इस लाइन से। इसको यहाँ मिलाएंगे और इसको भी यहाँ मिलाएंगे तो वो डेल्टा C कहलाएगा, डेल्टा C/Δy। और एब्सोल्यूट वे में अगर आपको एपीसी मापनी है तो ये हो जाएगा आपके AY1/4Y1 और B पॉइंट पर हो जाएगा BY2/4Y2। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम at a point on the consumption function curve can be obtained by measuring the slope of the ray from the origin to the point। यानी उस रे का जो स्लोप होगा ओरिजिन से, ये जो स्लोप है इस पॉइंट का ओरिजिन से जो स्लोप है उसके द्वारा उसकी एमपीसी को मापा जा सकता है। जैसे बी पॉइंट पर ये इससे कम हो गया, ए पॉइंट पर ये ज़्यादा स्लोप है और बी पॉइंट पर ये स्लोप जो है वो थोड़ा कम होता है।
For example, at income level OY1, corresponding point on the consumption function curve is A. तो therefore OY1 income level पर average propensity to consume जो है वो slope of क्या होगा, OA होगा. Similarly at income level OY2 यानी Y2 आय के स्तर पर average propensity to consume is the slope of the ray OB, B रेखा से होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया. It will be observed from the slope of OB is less than that of OA, यानी OA रेखा की तुलना में OB रेखा का ढाल क्या है, कम है. Therefore average propensity to consume at income level OY2 is less than that income level of OY1. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो आय में वृद्धि के साथ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हैज डिक्लाइन विद द इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, यानी खर्च योग्य आय में वृद्धि के साथ औसत उपभोग प्रवृत्ति में क्या हुई है, कमी हुई है, कमी हुई है. अगला जो है वो है आपके नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन. जो अभी हमने पढ़ा उसमें ये था कि एपीसी और एमपीसी जो है वो एक ही रफ्तार से बढ़ सकते हैं. तो ये आवश्यक नहीं है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शुड बी द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, कि प्रत्येक आय के स्तर पर एमपीसी जो है वो एक समान है. व्हेन विद द इंक्रीज इन इनकम बोथ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्लाइन, दोनों गिर सकती है. देन द कर्व ऑफ कंजप्शन फंक्शन इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, उस समय वो कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. From any point on the propensity to consume curve CC, we can find out average propensity to consume by joining that point with the point of origin. यानी जिस पॉइंट पर आपको APC ज्ञात करना है उस पॉइंट के आप ओरिजिन से मिलाओगे तो APC ज्ञात हो जाएगा. स्लॉप विल बी, उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लॉप होगा वो ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा. अब अगर आय में वृद्धि के साथ उपभोग में वृद्धि जो होती है वो एक समान नहीं रहती है और कम होती जाती है, जैसा कि हमने अभी कहा है. तो अगर 1000 रुपये आय है और कंजप्शन 950 रुपये है तो 0.95 APC हो गया. इस प्रकार से अगर आय बढ़कर के 1000 से 1100 होती है और कंजप्शन में वृद्धि 1040 होती है तो 1040 बटा 1100 बराबर 0.945, यानी 0.95 से यहाँ पर कम हो गया है. तो वृद्धि कितनी हुई है आय में, 100 रुपये की, और खर्च में कितनी वृद्धि हुई है, 990 से 950 से 1040 यानी 90 रुपये की. तो 90 बटा 100 यानी 0.9 हो गया. ठीक इसी प्रकार तीसरे स्तर पर 1100 से 1200 होता है और उपभोग खर्च में वृद्धि होती है 1120 रुपये की. तो 1120 माइनस 1040 बराबर 80 हो गया. तो यहाँ पर 1120 बटा 1200 यानी 0.93 हो जाएगा और यहाँ पर 80 बटे 100 यानी 0.8 हो गया. ये देखिए एमपीसी जो है वो लगातार गिरती जा रही है, यानी आय में वृद्धि के साथ उपभोग खर्च की जो प्रवृत्ति होती है वो क्रमशः कम होती जाती है. क्यों? क्योंकि बढ़ी हुई आय का कुछ हिस्सा व्यक्ति बचत में डालना चाहता है. यानी आय में वृद्धि के साथ बचत में तो वृद्धि होती है, लेकिन आय में वृद्धि के साथ उपभोग का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसमें वृद्धि होती है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है. जब एमपीसी डिक्लाइन हो रही होगी तो उसका जो कर्व बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, और अगर स्थिर है तो उसका जो सीसी रेखा थी वो यहाँ से टच करती हुई निकल रही थी, जो कि पहले वाले डायग्राम के अंदर था. अब इस डायग्राम के अंदर ए पॉइंट पर अगर आपको एपीसी निकालना है तो ये होगा AY1 बटे OY1, बी पर निकालना है तो BY2 बटे OY2 हो जाएगा. और स्लॉप जो होगा, टेंजेंट का स्लॉप जो होगा, ए पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो एमपीसी हो जाएगी और बी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो बी पॉइंट पर एमपीसी हो जाएगा. यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन टू द टोटल इनकम, यानी C/Y होता है. इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट the average propensity to consume at the point A on the consumption function curve CC, we connect point A with the origin, हमें उसको मूल बिंदु से मिलाना पड़ेगा और OY1 बटे OY1 जो होगा वो आपके एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगा.
ठीक इसी प्रकार बी पॉइंट पर बी वाई टू बटे ओ वाई टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपके एपीसी हो जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन ओ बी इज स्मॉलर देन द स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। इससे ये पता चलता है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है पॉइंट बी और एट इनकम लेवल ओ वाई टू इज लेस देन एट द पॉइंट ऑफ ए, यानी ए पॉइंट की तुलना में एपीसी बी पॉइंट पर कम है। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जो कि ये बतलाता है कि आय में वृद्धि के साथ साथ उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। एमपीसी अपन कल पढ़ेंगे।